तो हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। एंड आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, ये मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट होने वाला है जहां पे मैं एक्चुअली के अंदर एक ऐसी प्लेलिस्ट चालू करने वाला हूं जहां पर मैं कुछ स्टार्टअप ओनर्स को, बिजनेसमैन्स को, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स को लेके आऊँगा ताकि वो आपकी चीज़ों को, जो भी आपके दिमाग में खुराफात चलती है कि यार कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, कौन सी इंडस्ट्री बुरी है, किस इंडस्ट्री में जाके हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। एंड यहाँ पे सिर्फ मैं आईटी फर्म्स एंड ऐसे ही एकदम जिसे बोलते हैं ना बज़ वर्ड्स वाले स्टार्टअप्स, इनको नहीं लेके आऊँगा, सबको लेके आऊँगा जो हर फील्ड के अंदर रेलेवेंट है, क्योंकि हर फील्ड रेलेवेंट होती है। क्यों सर जी? बिल्कुल। तो पॉडकास्ट की यहीं पे शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है नमन एंड आई एम सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ टेक्यान। तो जानते हैं हमारे अतिथि के बारे में कि अतिथि हमारे कौन है, क्या नाम है। वैसे इनका मैं नाम बता देता हूँ। इनका नाम है ऋतिक अत्रे, जो कि प्रोफेशनल वाइज क्या है, तो मैं ऋतिक सर को एक्चुअली के अंदर 10 साल से जानता हूँ। एंड मेरी याददाश्त जहाँ तक स्ट्रांग है, वैसे काफ़ी स्ट्रांग है। तो इन भाई साहब ने अपनी 11th-12th मेडिकल से करी है, बट ये आज जिस इंडस्ट्री के अंदर है वो बिल्कुल ही अलग है, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री टर्न पे है। वो है मीडिया। एंड मीडिया के अंदर भी स्पेशली फोटोग्राफी में है। एंड कई बार ये पीआर एजेंसी में भी काम कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ की पब्लिसिटी के अंदर भी इनका काफ़ी हाथ रहा है। खासकर जी हमारे जो राहुल गांधी सर हैं, उनके जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके अंदर इन्होंने अहम रोल निभाया था। ठीक है, तो आगे की जानकारी इन्हीं से ले लेते हैं। चलो चलते हैं आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सर मुझे आप बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि जस्ट बिल्कुल ही मेड से आप सीधा जंप मार गए अपना इस इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री में? कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जिसमें इंटरेस्ट था उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश की गई है। क्योंकि एक मिथ होता है कि जैसे हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं या दादा दादी रहे हैं, उनका एक हमेशा से एक मिथ रहा है कि भाई इंजीनियर डॉक्टर ही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी कोई और लाइंस ही नहीं है। और ये उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि जिस चीज की उनको नॉलेज नहीं है, एट द एंड पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चा सक्सेसफुल हो एट द एंड, लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो अब वो उनको कौन बताएगा? वो हमारी जनरेशन ही उनको बता सकती है ना कि आगे कितने फील्ड खुल चुके हैं। तो मेरा इंटरेस्ट था मीडिया में। मुझे पसंद है टीवी देखना, टीवी के अंदर कोई सी चीज कैसे हो रही है, अगर डायलॉग कैसे लिखे जा रहे हैं, कैमरा कैसे काम कर रहा है, तो इन सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक दिन एक काउंसलर से मिला मैं, एंड देन मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे करके कोर्स है। वो कोर्स था मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो मैंने मास कम्युनिकेशन को परस्यू किया, एंड देन उसमें कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आप पीआर सीख सकते हो, उससे पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग आप सीख सकते हो, एक्टिंग आप सीख सकते हो, हार्डकोर जर्नलिज्म में आप जा सकते हो। जर्नलिज्म मतलब ये जो न्यूज चैनल में काम करना होता है, आप सिनेमेटोग्राफी में जा सकते हो। तो ऐसे करते करते मुझे इंटरेस्ट जो मेरा मेन डेवलप हुआ वो था फोटोग्राफी में। तो मैंने फिर आगे सोचा कि मैं अब फोटोग्राफी को ही परस्यू करूंगा। तो बस ऐसा कोई नहीं था कि मैं मेडिकल से इसमें क्यों आया, जस्ट मैंने अपना इंटरेस्ट को फॉलो किया और कुछ नहीं। तो फिर पिताश्री का क्या रहा था? मतलब क्योंकि यार मुझे पता है कि तेरे पापा जो है एक्चुअली के अंदर एक इंजीनियर हैं। तो और जब मतलब तूने एग्ज़ाम भी दे दिया था, नीट का एग्ज़ाम भी दे दिया था, कैंसिल हो गया था उस टाइम पे, बट दिया जरूर था। एंड आई गेस तू सेलेक्ट भी हो गया था उसके अंदर। तेरे को डेंटिस्ट्री मिल गया था। तो जब ये सब होने के बाद, क्योंकि अगर पास तूने एग्ज़ाम कर लिया, तेरे को एक फील्ड मिल गई है, यानी पापा को कहीं ना कहीं होप हो जाती है कि एक साल ड्रॉप मार ले, एंड क्योंकि तू कर लेगा, तो ये निकाल ही लेगा। अगर ये यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो तू एक्चुअली में एमबीबीएस कर सकता है। बट तूने एकदम मना कर दिया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तूने एकदम धप्पा मारा था उनको कि भैया मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुका हूँ इसके अंदर, इस कॉलेज के अंदर। तो क्या इनका मतलब क्या रहा था घर के अंदर, क्या सिनेरियो था? घर के अंदर सिनेरियो जैसे कि एकदम से पेरेंट्स को क्या होता है, उनका बच्चा उनके अगेंस्ट चला गया। तो जो बाकी घरों पे होता है वही मेरे घर पे हो रहा था। मम्मी का ये था कि भाई हमारा इकलौता लड़का है, तेरे पापा का यही तो सपना था। तो ये टिपिकल चीजें। पापा का भी ये था कि भाई मैंने कुछ और सपने देखे थे, तो पता नहीं क्या लेकर आ गया, हमें तो पता भी नहीं है इस बारे में। बट ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास था। इस चक्कर में मैंने उनको कह दिया था कि भाई हाँ ऐसा करते हैं, वी कैन डू वन थिंग, कि मैं अपनी एजुकेशन का लोन ले लेता हूँ। और कहीं ना कहीं वो चीज उनके ईगो को हर्ट करने वाली हो गई, क्योंकि उनको लगा कि नहीं हमारा तो इकलौता लड़का है, उसकी भी अगर एजुकेशन नहीं उठा पाएंगे तो फिर क्या फायदा, लोग क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या कहेंगे वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। और मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग वे में वो एक्सेप्ट कर गए कि चल भाई ठीक है, वी आर गिविंग यू अ चैलेंज। अगर तूने 1 साल में अच्छा कर लिया मास कम्युनिकेशन में, जो भी ये कोर्स है, हमें नहीं पता है क्या है,
अगर तूने कर लिया तो ठीक, अदरवाइज शांति से वापस आओ, तैयारी करो और एमबीबीएस में लग जाओ। तो ऑब्वियसली वो चीज लगती है कि हाँ अच्छी भी है, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी अच्छा था कि मुझे वो एक चैलेंज मिल गया। तो बस यही रिएक्शन था घर पे भी। चलो फिर मतलब सही था जो भी हुआ। काफी लोगों को तो एक्चुअल में ये मिल ही नहीं पाता ये चीज। तो बात करते हैं, चल ठीक है तू इस इंडस्ट्री में तो घुस गया, लेकिन काफी सारे जो मेरे एक्चुअल में व्यूअर्स हो सकते हैं जो कि इस वीडियो को देखेंगे, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि यार या तो आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हो या तो आप न्यूज़ पे एंकरिंग कर सकते हो। उसके अलावा क्या फील्ड होती है बहुतों को पता ही नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आपका पीआर भी आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं, फैशन इंडस्ट्री आ जाती है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि लोगों को कॉलेज नहीं पता कि कौन से कॉलेज हैं ऐसे जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों की दे रहे हैं। एक्चुअली में हर यूनिवर्सिटी में जो भी प्राइवेट है, ज़्यादातर हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा जो अच्छी हैं जैसे कि एमईटी वगैरह हो गई, यूपीएस हो गया, आपका शारदा हो गई, इनमें आपको मिल जाएंगे ये कोर्स मिलते हैं मीडिया के मास। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि उनकी फीस बहुत हाई होती है, एंड कुछ कॉलेज होते हैं जिनकी फीस उन कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है, बट जो कंटेंट देते हैं वो आपको काफ़ी अच्छा देते हैं, एंड कई बार उनके अबव भी दे देते हैं। तो ऐसी कुछ कॉलेजेस के बारे में बताओ कि, और अपने कॉलेज के टाइम पे कि यार इन्वायरमेंट कैसा था वहाँ पे। देखिए जो मैंने कॉलेज चूज किया था वो था AAFT, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। ये नोएडा फिल्म सिटी में है। तो मैंने, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कोई रिसर्च नहीं करी थी कॉलेज के लिए, क्योंकि मुझे एक प्रेशर था कि भाई घर पे जाऊंगा तो मेडिकल लाइन में घुसना पड़ेगा, तो जो पहला कॉलेज दिखा उसमें मैं घुस गया। बट कहीं ना कहीं वो कॉलेज मेरे लिए गलत साबित नहीं हुआ। ये कह सकते हैं कि भाई मैंने बैटिंग करी थी और वो सही साबित हो गई। तो क्योंकि उसके पीछे देखिए एमईटी हो या AAFT हो, ये दो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा है, और लोग ये भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं या फिर ये कॉलेज बदनाम है या जो भी है। बट एट द एंड क्या है ना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या क्या बन रहे हैं। अब मास कम्युनिकेशन ये कोर्स ही लोगों को नहीं पता है, तो लोग आ जाते हैं टाइम पास करने कि भाई चलो डिग्री लेनी है, मजे का मजा हो जाएगा और एक डिग्री मिल जाएगी। बट वहीं पे वो बच्चे भी हैं जो आज की डेट में हम लोग जिनको देखते हैं टीवी के अंदर, वो टीवी के अंदर घुसे क्यों हैं? वो यही सब पढ़ के तो घुसे हैं। वो अगर आज अच्छा खासा कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं? उनका सोर्स, उनका जो दिमाग में घुसाई गई वो यही चीज तो है। और जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो गाली दे देते हैं। ये तो हर फील्ड में है कि भाई जो अच्छा बन गया वो अच्छा, जो नहीं बना तो वो गाली देगा। हाँ, जैसे हमेशा बोला जाता है, इसलिए तो बिजनेसमैन को इतनी कोसा जाता है कि वो अमीर कैसे बन गए। वो ये नहीं समझते कि हम में से ही निकल के निकले हैं वो बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, सबके अंदर का एक अपना कैलिबर है जो वो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। कॉलेजेस की बात करूँ तो सिम्बाइसिस एक कॉलेज है, उसकी फीस अच्छी खासी है लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी देता है। मेरा खुद का कॉलेज भी, इसके अंदर यहाँ प्रैक्टिकलिटी बहुत मिलेगी, प्रैक्टिकल चीजें आप बहुत ज्यादा सीख पाएंगे। कैमरा हो या फिर एक्टिंग हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है और अब वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर। जैसे कि मैं कहूँ तो जो मेरी एक्टिंग मुझे सिखाते थे वो खुद नवाजुद्दीन के बैच के थे। अब कहने को ये बोलो कि नवाजुद्दीन कहाँ चला गया और ये कहाँ रह गए, तो भाई हर कोई तो एक्टर नहीं बने, कोई एक्टिंग सिखाएगा भी। सिंपल सी बात है। अगर हम कंपैरिजन पे आएंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नवाजुद्दीन टीचर तो नहीं है ऐसे। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो यूपीएससी में भी होता है कि अगर आईएएस ही बन गया बंदा तो फिर वो कोचिंग कौन देगा, उसकी कोचिंग कौन देगा, वही सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही कई जर्नलिस्ट हैं जो हमें पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं। रेडियो खुद का, हमारे कॉलेज में खुद का रेडियो है कि अगर आपको कहीं नहीं तो कम से कम नोएडा कमर्शियल रेडियो है जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। और खैर प्लेसमेंट्स होती हैं, ऐसा नहीं है। और एमईटी भी इसी चीज में आता है। और थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं, जो हार्डकोर जर्नलिज्म में आपको जाना था, जामिया, JNU, इसको एक तरह से ऐसा मुद्दा ना समझ के कि ये वन साइडेड पॉलिटिक्स दिखाता है। अगर हम ये देखें कि वहां से क्या बच्चे पढ़ के निकलते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रूट्स पे काम करता है। और वो रूट्स पे काम जो कर रहा है उसको हमें अच्छा ही मानना चाहिए। जो दंगा कर रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं, कॉलेज नहीं करवा रहे हैं उनसे कि हाँ जी आप ये करो, ठीक है। तो बच्चे बनाते हैं कॉलेज को, तो बच्चों पे निर्भर करता है वो अच्छा है बुरा है। चलो ये बात तो है। अब कॉलेज भी पता लग गया कि इसमें कैसे घुसना है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है, क्योंकि बेसिकली कॉलेजेस बनाए गए थे पढ़ाई के लिए, आपकी हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन आज के टाइम के ऊपर है ना कॉलेजेस बन गए हैं फैक्ट्री, आपको एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए, एज ए एम्प्लॉय बनाने के लिए। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप कॉलेज में जाते हैं इतनी फीस दे के, एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि भाई उसका प्लेसमेंट अच्छा होगा। तो क्या था, मतलब कॉलेज का प्लेसमेंट कैसी थी और किस कंपनी में तुम लगे थे स्टार्टिंग में?
देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारा एक मास कम्युनिकेशन एक वास्ट कोर्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं आपको। उसमें से मैंने अपना इंटरेस्ट चूज कर लिया था फोटोग्राफी। तो ऑब्वियसली अब मैं फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेके अगर पीआर एजेंसी के उसमें बैठ जाऊंगा प्लेसमेंट में, तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है। और फिर मैं बाद में गालियां देना शुरू कर दूं, भाई मेरी तो प्लेसमेंट ही नहीं हुई। अरे भाई, ये चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या उसी वे में जा रहे हो, उसी रास्ते पे जा रहे हो या नहीं। जाना है लंदन, पहुंच गए टोक्यो, नहीं फायदा है उस चीज का। तो इसीलिए जब मुझे फोटोग्राफी की प्लेसमेंट्स आई तो मैंने 4 कंपनीज में अपना अप्लाई किया था और चारों में मेरा हो गया था सिलेक्शन। एक कंपनी उसमें से थी जो मुझे इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही थी, बट इंटर्नशिप नहीं करनी थी ऑब्वियसली। तो जिसमें से मैंने जिस कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया था वो थी डिजाइन बॉक्स। ये मोहाली बेस्ड कंपनी है, मोहाली में। इट्स अ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कंपनी। वहां पे मेरा रोल था एज अ वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर ऑफ अ पॉलिटिशियंस। ऑल ओवर इंडिया मैंने ट्रैवल किया उसके वजह से, और इलेक्शन टू इलेक्शन मैंने काम किया है। बड़े बड़े दिग्गज नेता, जिसे अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो जो कर्नाटका के जो अभी डिप्यूटी सीएम है मिस्टर डीके शिव कुमार, मैं उनके साथ कोई अराउंड 1.5 साल रहा हूँ। 1.5 साल मैंने उनका सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल पूरा देखा है, उनको पूरी कवरेज दी है, क्या उनका पेज पे जाएगा, सोशल मीडिया हैंडलिंग करी है, सब कुछ किया। तो मतलब एक कहीं ना कहीं एक रेप्यूटेशन भी बन जाता है कि आप, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं डीके शिव कुमार के साथ हूँ, तो अपने आप ही लोग आ जाते हैं, अरे सर, अरे सर, अरे। तो वो इज्जत तो मिलती है, क्यों नहीं मिलती। चलो ये बात तो समझ में आ जाती है कि यार तुम पे ही डिपेंड करता है प्लेसमेंट्स का। एंड क्योंकि मैंने कई बार देखा कि अगर हो सकता था तुम अपनी एक फोटो स्टूडियो खोल देते जहाँ पे तुम पासबुक साइज की अपनी फोटो निकाल देते लोगों की, लेकिन तुमने स्मार्टली खेला, क्योंकि पैसा वहाँ पे उतना नहीं मिलता जितना तुम्हें किसी कंपनी में जाके मिल जाता महीने का। ये बात तो था। लेकिन कितनी सैलरी लगी थी स्टार्टिंग में? पहली सैलरी क्या थी? मेरी जो पहली सैलरी थी 16,000 रुपए। वो 16,000 रुपए सुन के लगा कि मैंने फीस इतनी दी है और मैं 16,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा क्या बोलते हैं कंफ्यूजन में था। तो वहां से मुझे एचआर का कॉल आया। एचआर ने मुझे सारे पर्क्स बताए कि भाई आपको ट्रैवल मिलेगा, आपको रहना खाना सब कुछ मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें एक 23-24 साल के बच्चे के लिए या फिर 22-23 साल के बच्चे के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हो जाती है कि एज अ 16,000 रुपए आप ये देखो कि आपकी पॉकेट मनी थी। तो और स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन ही एज अ फोटोग्राफर कर रहे हो तो आपके पास किट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी किट ही मजबूत नहीं है, उस किट के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो मुझे तो वो ये दिख रहा था कि मैं 16,000 रुपए अगर मेरा सब कुछ ये लोग दे रहे हैं तो मुझे 16,000 रुपए मिल भी रहा है, तो मतलब ये है कि मैं 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर अपनी किट को इतना मजबूत कर लूंगा कि मुझे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे दूर का ही, अगर हम क्रिएटिव फील्ड में तो हमें दूर का ही सोच कर चलना चाहिए, बिकॉज हम इंजीनियर डॉक्टर नहीं है कि 4 साल की डिग्री करी तो हम किसी कंपनी में ना चाहे हम लग जाएंगे या अपना क्लिनिक खोल के बैठ ही जाएंगे। भाई मार्केट वैल्यू हमारे ही काम से बनेगी, बिकॉज हमें सब कुछ ही प्रैक्टिकल करना है। चलो काफी बढ़िया लगा ये सुन के कि एक्चुअली के अंदर इस फील्ड के अंदर भी काफी पैसा मिल जाता है, इंसेंटिव मिल जाता है। एंड आई गेस कि अगर तुम 2 साल काम कर लो तो तुम्हारी सैलरी अपने आप ही इंक्रीज हो ही जाती है। काम कर लो तो सैलरी भी इंक्रीज होती है, पोजीशन भी इंक्रीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लास्ट सैलरी वाज 40,000 प्लस ऑल द अकोमोडेशन। तो समझो कि जो 16,000 रुपए महीना मिल रहा था पॉकेट मनी, वो 40,000 रुपए महीना पॉकेट मनी हो गया। यहाँ पे मुझे जो सैलरी से ज्यादा बढ़िया चीज लगती है ना, जो ज्यादा फायदेमंद है, वो है नेटवर्क। अगर तुम पॉलिटिकली जा रहे हो तो आई गेस कि अगर मान लो कल किसी सीएम के साथ में तुम्हारा अच्छा हो गया, बॉन्ड अच्छा बन गया उनके साथ में, कि हो सकता है कि बाद में तुम अगर अपनी कंपनी खोलो तो वो तुम्हें प्रेफर करे कि यार मैं इस बंदे के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, ये मेरे बारे में अच्छा खासा जानता है, तो ये मेरी चीज़ों को आराम से हैंडल कर सकता है। हाँ, तो तूने भी अपनी एक कंपनी चालू कर दी थी, एक खुद का स्टार्टअप चालू किया था जॉब को क्विट करने के बाद में। तो यार उसकी कुछ जर्नी बता, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर है ना स्टार्टअप्स बहुत नए होते, मतलब इन इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टअप्स को कंसीडर ही नहीं किया जाता कि भाई ऐसी कंपनीज भी होती है जो कि निकलती हैं और एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल, जबकि आजकल का दौर ही डिजिटल मार्केटिंग का है। कितने सारे लोगों ने तो कितना पैसा कमा रखा है, लेकिन इसको एज अ ट्रेडिशनल बिजनेस मांग लेते जबकि ये एक स्टार्टअप होता है। तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बता, एंड स्पेशली कि टीम बिल्ड कैसे करी थी, किनको तूने अपने हायर किया था, क्या किया था, बताया। 2018 में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी मेरी कंपनी से, मेरे कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट हो गई थी 2018 में। और उसके बाद फिर
19 में मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी, मैंने और मेरे दोस्त ने। और हम दोनों ने मिलके, क्योंकि हम लोगों को मार्च में ही हम लोगों को ये रियलाइज़ हो गया था कि जो हम एडवर्टाइजिंग यहाँ पे किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी और कंपनी के अंडर में कर रहे हैं, शायद हम लोग अपना खुद की भी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलें तो शायद वो हो सकता है। तो हम लोगों ने उसके लिए होमवर्क करना शुरू किया। जितने भी हम लोगों ने लिंक्स बनाए थे उन सबको एक्टिवेट किया और सब लोगों से बात करना शुरू करा। उन सबको पहले तो जो हमारे लिंक्स थे उनको पिच किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पास एक आइडिया है, हम लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ क्लाइंट्स चाहिए, तो प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए। अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक सीएम कैंडिडेट के साथ थे तो कोई हमें मना वैसे भी नहीं कर सकता था, बिकॉज हमारे वैसे लिंक बने हुए थे। सबको ये पता था कि भाई ये एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन के साथ काम करते हैं, तो कोई भी हमें मना वैसे भी नहीं कर सकता था। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट था हमारा। फिर क्लाइंट्स के साथ पिचिंग करना सुबह शाम, मतलब हम लोग दिन के 4 क्लाइंट्स कम से कम रोज हम लोग, एक बहुत बड़ी लिस्ट हम लोगों ने निकाली थी पॉलिटिशियंस की, जो नए नए पॉलिटिक्स में खड़े होना चाहते हैं, जिनकी कोई इमेज बिल्डिंग है नहीं अभी तक, जो नए नए मार्केट में आए हैं। उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए हमें ज़रूरी था कि हम एक अच्छा होमवर्क कर लें कि हम उनको क्या डील ऐसी देंगे। अगर हम उनको जाके सिर्फ ये बोलते कि हम बस उनकी कवरेज करेंगे, जो भी वो सुबह शाम तक करेंगे हम उनकी कवरेज करेंगे, तो वो बोल देते हम फिर मैं स्टूडियो हायर कर लेता हूँ, मेरे इतने खुद ही कार्यकर्ता इतने जो फोन से फोटो खींच के डालते रहेंगे, आपको क्यों करें हम हायर। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि एक बड़ी बड़ी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पैसा ले रही हैं, हम उनको कैसे कम पैसों में वो डील दें जो ज़्यादा पैसों में ऑलरेडी बड़ी कंपनीज मांग रही हैं। तो वो हम लोगों ने एक कंपैरिजन दिखाया। कभी भी एक देखिए, जब आप बिजनेस करने जाते हैं ना, सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि आप कभी भी दूसरे के बिजनेस को नीचा मत दिखाइए, आप अपने बिजनेस को कैसे बड़ा दिखा सकते हैं सिर्फ उसी पे ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। नहीं तो वो फिर आप वहीं से आपका क्लाइंट कटने लग जाता है कि ये तो भाई उसकी सी बुराइयां कर रहा है, अपना तो कुछ बता नहीं रहा, अपने कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा है एक्चुअली को। तो उसी चीज पे मैंने ध्यान दिया। और उसी के दौरान मेरा जब दोस्त, जो मेरा बिजनेस पार्टनर भी था, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, जब वो क्लाइंट डीलिंग पे आता था तो मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं एक ऐसी टीम की हायरिंग करूं जिनके ऊपर मैं कल को जाके रिलाय कर सकूं कि हाँ, अगर मैं मान लो किसी रोज मैं उनकी सैलरी नहीं दे पाया तो वो मेरे ऊपर ना आ जाए कि भाई सैलरी नहीं तो काम नहीं। क्योंकि जो हमारे पहले एम्प्लॉयज होते हैं, पहली कंपनी के पहले एम्प्लॉयज जो होते हैं, वो चाहते ना चाहते हुए वो आपकी कोर टीम बन जाती है। क्योंकि मान लो मैंने एक वीडियो एडिटर हायर किया था, तो उसने जितना एक कंपनी को 0 से 10 बनने में देखा होगा, कल को जब 11वें नंबर पे जब मैं एम्प्लॉय हायर करूंगा तो वो ना चाहते हुए वो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही होगा। हाँ, वो तो है, सिंपल सी बात है। तो जैसी ग्रोथ उनकी होनी है, इसकी बहुत डबल ट्रिपल ग्रोथ होगी, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से मैंने उन अपने एम्प्लॉयज में विश्वास रखा और उन्होंने भी मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। उन 7 महीने की जो 8 महीने की जो जर्नी रही है मेरी इस कंपनी को लेके, वो मतलब बहुत बेहतरीन गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरे अंदर वो कैलिबर था कि, और मेरे दोस्त और मैं, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स के अंदर वो एक विश्वास था कि हाँ भाई, क्लैशेस तो हर जगह आने हैं, कभी कभी वो कुछ गलतियां करेगा, कभी मैं, बट हम लोगों में वो विश्वास था कि हाँ भाई, तूने कहा है तो मुझे तेरी माननी है, तूने कहा है तो मुझे तेरी माननी है। क्योंकि हम लोगों ने वो वैसा बना लिया था, क्लाइंट के बीच में मैं नहीं बोलूंगा, ऑफिस के बीच में तू नहीं बोलेगा, सिंपल। ऑफिस की क्या हायरिंग होनी है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी, क्योंकि उसी के बेस पे वो कंपनी आगे जाने वाली थी। मैं विश्वास के दम पे ही चलती है ना भाई कंपनी। तो ऐसे ही हमारे एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉयज के साथ मैं भी बहुत चिल रहता था, क्योंकि मैं भी कभी एम्प्लॉय था। तो जैसे सास भी कभी बहू थी, तो एक बॉस भी कभी एम्प्लॉय था, वो वाली चीज है। और तो मुझे पता था कि एम्प्लॉय को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि हाँ, मेरा एम्प्लॉय खुश रहे, क्योंकि एम्प्लॉय से कंपनी चलती है, क्लाइंट बाद में आएगा। तो बस इसी दौरान मेरी कंपनी बहुत अच्छी चली। बस टाइम एक ऐसा आया कि जो बंद करनी पड़ी कंपनी। वो टाइम था, क्या सब जानते हैं, लॉकडाउन का टाइम, कोरोना का टाइम था। कोरोना 7-8 महीने पहले शुरू करी थी मैंने कंपनी, कोरोना आया तो वो बंद होनी पड़ी। बट स्टिल मुझे ये याद है कि मैंने 1-1 लाख रुपए हम दोनों ने डाले थे उस कंपनी में, और जब वो कंपनी बंद हुई तो वो हमारे पास 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था। तो वो हमारा पैसा लॉकडाउन में काम आया, एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला। और उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से अपने अपने फील्ड में दोबारा से जॉब करना प्रेफर किया, बिकॉज जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली नई नई चीजें हमें सीखनी है, नई स्किल्स और ऐड करनी है जो हमारी कंपनी को और ऊपर ले जाए, एक जगह रोकना नहीं है, लिमिटेड। तो दोबारा से हमने जॉब ज्वाइन करी, दोबारा से पैसे जोड़े। तो अब देखते हैं कि कब तक वो चीजें दोबारा शुरू होती है। हो जाएंगी। चलो ये तो ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि यार
देखा जाए तो ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी हुई है, लेकिन खासकर पॉलिटिकल साइड की जो इंडस्ट्री है ये 2014 के बाद ही बनी है, क्योंकि 2014 के अंदर एक कंपनी आई जिसने मोदी जी को पीएम मोदी बनाया। उस कंपनी के बारे में बताओ यार, कौन सी वो कंपनी थी, किस बंदे ने चालू करी, एंड पीआर एजेंसी का कितना बड़ा रोल रहता है एक्चुअली में किसी भी जो पॉलिटिशियन होता है उसको एक दावेदार बनाना, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो होम मिनिस्टर कुछ भी हो उसके अंदर। देखिए, पीएम मोदी के पीछे हाथ था मिस्टर प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो जिनकी कंपनी है आईपैक, वो नए नए इंडिया में आए थे, वो हैं इंडिया के ही, वो पढ़ने के लिए बाहर गए थे, बट वो जब इंडिया में वापस आए तो उनका विजन वही था कि मुझे जो मैंने पढ़ाई लगाई है मुझे वो सारी की सारी ग्राउंड पे डाल देनी है। तो उन्होंने उसी हिसाब से उस चीज़ को किया, और जो कैंपेन्स उन्होंने रन करे, जैसे अगर हम आज बोलें घर घर मोदी हर हर मोदी, ये कैंपेन उनका था। वॉल पेंटिंग, कहीं पे भी जाओ तो मोदी दिखेगा, वो आइडिया उनका था। जिंगल्स उन्होंने बनाए, कई सारे गाने उन्होंने बनाए थे। और पीआर एजेंसी का कहीं ना कहीं इसलिए हाथ होता है, पीआर आजकल हर एक को चाहिए। धोनी, एक तो उसकी मेहनत है, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत बढ़िया, बट उसका एक पीआर भी है। पीआर उसको ये तक बताता है कि कब उसको बाल बढ़ाने हैं और कब उसको बाल कटवाने हैं। छवि बनाना, पीआर का मतलब होता है लोगों के बीच में आपकी एक छवि बना देना, एक इमेज बिल्डिंग, वो बहुत जरूरी है। अब कोई घर में बैठा है जिसके घर में टीवी नहीं है, वो कहाँ जानता है मोदी को? हाँ, वो तो है। लेकिन वो बाहर जाएगा, दीवारों पे देखेगा, तो दीवारों पे देखेगा जब उसकी इमेज बिल्डिंग होगी। तो जरूरी है एक पीआर एजेंसी को हायर करना आज की डेट में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, और वो ये हर कोई करता है, बड़े, यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ अंबानी के पास भी, या एप्पल की भी मैं बात करूं तो उनके पास भी अपनी एक पीआर एजेंसी है जो उनको मार्केट में बिठा के रख रही है। होता है। तो पीआर एजेंसी तो एकदम से उठी है और अब बहुत लॉन्ग रन में जाने वाली है। हाँ, वो तो जाएगी। तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आ जाता है कि यार मोदी जी को पीएम मोदी बनाने में जो हाथ है वो इनका है, हमारी एक पीआर एजेंसी का काम होता है, आईपैक का काम था। सिमिलरली कांग्रेस के भी काफ़ी सारे होंगे पीआर एजेंसीज होंगी, ठीक है। तो कमी कहाँ आ जाती है? मतलब यार तुमने एक्चुअली में क्योंकि कांग्रेस के साथ में काम किया है, काफ़ी बार जेल भी जा चुका है कांग्रेस के चक्कर के अंदर, और कई बार तूने एक्चुअली में राहुल गांधी को शूट किया हुआ है बहुत करीब से, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी। अब पीआर तो देख वहाँ पे भी लगी पड़ी है, हर टाइम उनकी शूटिंग हो रही है, चाहे वो कहीं बैठे हाय पिए चाय पी रहे, कुछ भी कर रहे हैं, हो तो रही है उनकी भी। मात कहाँ खा जा रही है उनकी पीआर एजेंसी कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो मोदी की? देखिए, मोदी की जो पीआर एजेंसी है और राहुल गांधी की जो पीआर एजेंसी है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है मोदी और राहुल गांधी का। क्योंकि मोदी जो है ना, वो हमेशा से रूट्स का बंदा रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है, तो उसको जमीन पे ही फैलाना आसान है। लेकिन जो इंसान रहा ही बाहर है, उसको हमारी जमीन से जोड़ने में बहुत समय लगेगा। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि एक रीजन है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी सब जानते हैं कि वो बाहर से आई थी, राजीव गांधी ने उनसे शादी करी। उसके बाद तो मतलब एक कहीं ना हमारे इंडिया में ये सोचा जाता है कि भाई इसका तो मायका ही बाहर का है, ठीक है, ये तो यहाँ की है ही नहीं। तो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का चाहे आप रंग ले लो, वो रंग से भी तो नहीं लगते इंडियन, ठीक है। जैसे बोलो गोरे, तो हम लोग उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, भाई ये तो गोरे हैं, हमने खुद ही मान लिया अपने आप को कि हम काले हैं। बात यह है। और इंटेलिजेंस समटाइम्स रूट्स पे इंटेलिजेंस काम नहीं करती। मोदी भी इंटेलिजेंट है बट वो देसी है। रूट पे इंसान को देसी चाहिए कि हाँ भाई क्या हाल है, ऐसे बोलने वाला। तो यार कई बार ना एक मतलब मिसकंसेप्शन है कि बंदा चाय वाला है तो पढ़ा लिखा नहीं, मतलब हमेशा बोलेंगे कि चाय वाला था एंड उसने देश चला लिया। वो उसका एक काम था, क्योंकि वो उस टाइम यार उसको भी पैसे चाहिए होंगे तो काम तो करेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं, यार बीए कर रखी है उस बंदे ने, भले ही वो बाहर से नहीं पढ़ के आया, जैसे राहुल गांधी बाहर से पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई बंदा इतने साल जियोपॉलिटिक्स संभाल रहा है तो नॉलेज तो होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा मिसकंसेप्शन है मोदी को लेकर कि यार पढ़ा लिखा नहीं है, चाय वाला है, लेकिन पीआर एजेंसी ने ना कभी उस चीज़ को आने नहीं दिया। मेरे को लगता है कि चाय वाले को बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया, एक चाय वाले ने बना दिया, लेकिन मोदी को जो उनकी पढ़ाई है, जो उनकी नॉलेज है, समझ है,
उसको बैकफुट पे रखा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं जयशंकर की, जो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब देखता हूँ, वो वन ऑफ द बेस्ट जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं अभी तक के, उनमें से आते हैं। उनको देखते लगता है यार काफ़ी ज़्यादा जो उनकी डिप्लोमेसी भी है वो काफ़ी बेस्ट है। इतने साल बाहर बंदा रहा है भाई, कितनी सारी कंपनी मतलब कितनी सारी एम्बेसीज के साथ में वो काम कर चुके हैं। तो ऐसे क्या लगता है कि मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं तो हूँ, तो मैं मेन जो काम कर रहा हूँ मैं तो बैकफुट पे रख के करूँगा, लेकिन जो मैंने आगे अपने मिनिस्टर्स बिठा रखे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मतलब ऐसा क्यों कर रही है वो? क्या वो बैकफायर नहीं कर सकता उस चीज़ को? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखिए पीआर एजेंसी कैसे काम कर रही है ना, कि पीआर एजेंसी नर्व्स पकड़ लेती है लोगों की, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंट्रोवर्सीज चलती हैं, इंडिया में कंट्रोवर्सीज चलती हैं। जिसने जितना स्ट्रगल किया उसको उतना अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। अगर हम आज ये बोल देते शुरुआत में ही कि मोदी ने भी अच्छा ग्रेजुएट है, तो वो नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि लोगों को लगता है हाँ पढ़ा लिखा है, क्या ही बताएगा, ये तो ज़्यादा पढ़ लिया है। उसको चाय वाला बताया इसलिए गया ताकि उसको हम रिलेट कर सकें कि ये बंदा रूट का है। तभी हम बोलते हैं ना कि कोई कितना भी अमीर हो जाए, इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। ये रीजन था उस पीआर एजेंसी का, उसको चाय वाला बताने का कि देखो ये आपका रूट्स का बंदा है, जो भी आपके घर में काम आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको इससे बाहर जाके मिलना, भाई आपके घर का बंदा है, ये आपका भाई है, आपका बाप है, आपका सब कुछ है ये। और राहुल गांधी के साथ यही दिक्कत है कि उसको इतना इंटेलिजेंट बना दिया गया है कि हाँ मतलब ये बहुत अच्छा है, ये अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर आएगा, ये इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, इसने बाहर से ग्रेजुएशन मास्टर्स ये सब किया, तो स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। अब देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अच्छी बात है कि वो पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी बात है, और बल्कि मैं खुद भी उसी चीज को फोकस में लाता अगर मैं खुद अपना फेवर में होता तो। लेकिन बात यह है कि जो चलता है वो बिकता है, चल ही स्ट्रगल रहा है। तो भाई कैसे तुम, अगर हम राहुल गांधी का स्ट्रगल लेकर आ जाएं, उसका गांधी का मैं देखा जाए तो राहुल गांधी का क्या ही स्ट्रगल एक्चुअली यहाँ पे जो मेन चीज आती है फेडरलिज्म, मतलब कि जो राजघराने हैं, राजा वही बनेगा जो राजा का बेटा है। बिल्कुल यहाँ पे वो सीन चलता रहा। मेरे ख्याल से अगर प्रियंका गांधी को लेके आते ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कंपैरेटिवली राहुल गांधी की बात करूँ। क्योंकि पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज होती है, ऑफ कोर्स उसको भाई बंदे की नॉलेज होगी, काफी अच्छा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं और कुछ टीचर्स होते हैं। लोग टीचर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रोफेसर्स को नहीं, क्योंकि प्रोफेसर्स के पास नॉलेज बहुत है लेकिन पढ़ाना नहीं आता अपनी इंफॉर्मेशन को। अब और हमारा देश जो है ना वो एक्चुअली में इमोशनल है यार, बिल्कुल इमोशनल है। हमें सिंपैथी अच्छी लगती है, एंड कोई हमें आके दे अगर सिंपैथाइज करता है, इमोशनली कनेक्ट करता है, तो हम उनके साथ में ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं यार वो चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे, एंड वो चाहते हैं कि उसके लिए जो पीआर एजेंसी है वो पूरी कर दे। कि एक तो होता है होना और एक होता है बनाना। मोदी रूट का बंदा है और उसको रूट्स का बंदा बनाना, वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना कि भाई एक इंसान एक्टर है और एक एक्टिंग कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि हम राहुल गांधी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज स्पीचेस मैंने बहुत क्लोजली, मतलब बहुत ज्यादा क्लोजली मैंने रिकॉर्ड करी है, मैंने सुनी है उसकी। ऐसा नहीं कि उसकी स्पीच में कोई दिक्कत होती है, बट हम कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें रूट्स महसूस नहीं हो पाती। वो एक ना वो विनम्रता हमें उसके लिए महसूस नहीं हो पाती, वो क्या बोलते हैं, एक स्ट्रगल महसूस नहीं हो पाता कि हाँ यार ठीक है ये राजघराने का था, नई चीजें बोल रहा, ज्ञान फैल रहा है। अब वही चीज मोदी बोलेगा तो लगेगा यार कितना जड़ों का बंदा हो, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हम में से ऊपर चला गया, ऊपर। तो बात सिर्फ यही है कि दोनों सेम चीज बोल रहे हैं, लेकिन हम उससे राहुल गांधी से रिलेट नहीं कर पाते बस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि भाई उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, वो चल रहा है राजीव गांधी इंदिरा गांधी के नाम पे, ठीक है। नहीं तो अगर हम नॉलेज के मामले में, तो नॉलेज है उसको, बट पीआर उस तरह से काम ही नहीं कर पा रहा कि उसको दिखा पाए या रूट्स का बंदा बना पाए। क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ना वो हो जाता है। दिक्कत वाली बात इसलिए भी है क्योंकि कभी भी नहीं हम चाहेंगे कि यार एक अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर है ना, मतलब मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, अंधभक्ति वाला नहीं, बट कुछ पॉलिसीज़ को लेके मैं उनको क्रिटिसाइज भी करता हूँ, एंड कुछ को लेके जैसे मैं हाइड्रोजन कार्स के ऊपर है, मैं काफ़ी उनको अपोज कर रखा कि यार आप पैसा फूक रहे हो उसमें। लेकिन जो इंडिया के लिए पॉलिसीज़ लेके आते हैं जैसे 370 हटाना, CAA लाना, इनको मैं सपोर्ट करता हूँ कि यार ये इन्होंने सही डिसीजंस लिए, बोल्ड डिसीजंस थे। बट कहीं ना कहीं ये भी है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है ही नहीं उसके अगेंस्ट में। अब बात वो आ जाती है कि एक होता बुरा, एक होता बहुत बुरा।
आप बुरे को चूज करना पसंद करोगे ना कि बहुत। बिल्कुल। खामियां तो देखो सब में है, मैं बोल देता हूँ कि यार कोई भी दूध का धुला होता नहीं है, ठीक है। खासकर पॉलिटिक्स के अंदर तो कोई भी नहीं होता है। आपको अपनी आइडियोलॉजीज लेके चलनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपकी आइडियोलॉजी कुछ गलत बोलती है तो आपको वोट बैंक के चक्कर के अंदर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, नहीं तो उस साइड के वोट चले जाएंगे, नहीं तो उस साइड बोलोगे तो उस साइड के वोट चले जाएंगे। एंड सबको पता है कि यार बीजेपी की एक्चुअली में राइट विंग आइडियोलॉजी है। एंड इसी बात पे कई बार ऐसा लगता भी है कि यार डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं तो खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटर बन जाएगा, बट कोई अपोजिशन पार्टी में है ही नहीं जो उसके कैंडिडेट ऐसा बन सके कि यार मोदी को अपोज कर सके। तो वो काम क्या लगता है, मतलब कौन अच्छे से कर पाएगा अगर राहुल गांधी के अलावा? क्योंकि राहुल गांधी से तो यार सबने हाथ खड़े करी, कांग्रेस ने ही हाथ खड़े कर लिए हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ इनकी फैमिली की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी को लाना चाहिए था। क्यों? रीजन बिहाइंड, प्रियंका गांधी के अंदर आज भी लोग इंदिरा गांधी की छवि को देखते हैं। ठीक है, द वे शी टॉक, वो महसूस होता है कि वो जिस तरह से बात करती है, भले ही उसका लुक्स कैसे भी हो, लेकिन उसके बावजूद वो जड़ थोड़ी सी महसूस हो जाती है उसके साथ। वो विनम्रता उसके अंदर एक महसूस, लेकिन कह सकते हैं कि एक और औरतों के अंदर विनम्रता होती ही होती है। हाँ, वो ठीक है, तो वो चीज महसूस हो जाती है। दूसरा, अगर हम वैसे लगाएं तो बहुत से दिग्गज नेता हैं जिनको अगर हम वो पोजीशन दें, जैसे शशि थरूर है, या फिर मैं बोलूं छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं टीएस सिंहदेव, भाई मैंने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है। मुझे लगता है कि भाई वो इंसान है जड़ों का, जड़ से जुड़ा हुआ इंसान। जैसे अगर मुझे जो उनकी सबसे प्यारी स्टोरी जो लगी थी, जो उनका स्ट्रगल अगर मैं कहूं, वो राजा है, इंसान है। अंबिकापुर के वो राजा हैं। छत्तीसगढ़ में एक जगह है अंबिकापुर, वो वहां के राजा हैं। उनकी बहन है आशा कुमारी, जो हिमाचल से इस बार सीएम कैंडिडेट थी। ठीक है, वो राजघराने से आते हैं, चाहते तो पैसा फेंक के कोई सी भी पोजीशन कभी भी ले सकते थे। ठीक है, बट उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया सरपंची से, एक छोटे गांव के सरपंच से उन्होंने किया। और किस पार्टी के? कांग्रेस के। हाँ, सरपंची से शुरू किया, और उनका विजन ये था कि जब तक मुझे रूट्स नहीं पता होगी, मैं बाहर जाए कैसे ऊपर जाके बोल दूं कि हाँ जी ये ही है सब कुछ। उसके बाद उनके खुद के कोई बेटे हैं नहीं, उनकी कोई खुद का कोई बच्चा नहीं है, बट उन्होंने गोद लिया हुआ है। उनके जो बेटे हैं अब क्योंकि खुद भी वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं, पूरा स्ट्रगल देख लिया। चाहते तो बोल सकते थे कि भाई मैंने स्ट्रगल भी देख लिया, राजघराने का भी हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा वो स्ट्रगल करे, बट नहीं, अपने बच्चे को भी सरपंची का इलेक्शन लड़ाया। बोले जब तक तुझे रूट्स नहीं पता चलेगी तू मेरी पोजीशन पे आके बैठ कैसे सकता है, ऐसी बिठा दो तुझे मेरी कुर्सी पे। तो ये कुछ नेता हैं जिनकी कुछ ऐसी चीजें ना अच्छी लग जाती हैं कि हाँ ये अगर हमारे देश को चलाएं तो शायद रूट्स पे काम करें, रेदर देन कि जो ऊपर हैं उन्हीं को देखते रहें, नीचे देखे ही ना। यार ये भी ना, मतलब मेरे को क्योंकि मैं अब तक इस कैंडिडेट के बारे में जानता तक नहीं था, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि यार एक, चलो नेशनल लेवल की तो बात होती है कि नेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिटिक्स खेली जाती है उसके लिए पीआर अलग से किया जाता है, उसी हिसाब से किया जाता है, एंड सिलेक्शन भी लोग उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन जो स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो तो स्टेट के मुद्दों पे ही काम करेंगे, उन्हीं से उनको चूज़ किया जाता है। तभी देखा जाता है कि बीजेपी जो है वो जीतती है, नेशनल तो अभी तक जीतती है, 2 इलेक्शन तो बिल्कुल। लेकिन कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके स्टेट्स के लिए काम नहीं कर पाए वो ढंग से, उनसे वो कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब ऐसे लोग जो स्टेट्स के अंदर होते हैं, इनके पीआर क्यों नहीं हो पाता है, इनको इतनी पब्लिसिटी क्यों नहीं मिल पाती है? क्या जो बड़े चेहरे हैं वो इनको छुपा देते हैं, फोरशैडो कर देते हैं? क्योंकि देखो पीआर का ही काम है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, फोरशैडो करना पीआर का काम होता है, एक मीडिया का काम यही होता है। ये ऐसे लोग क्यों नहीं उठ के आते बाहर? ऐसे लोग जानबूझ के इसलिए कई बार नहीं उठ के आते हैं बिकॉज इन लोग का ध्यान ही सिर्फ भला करने में होता है। इन लोगों का मन नहीं करता कि भाई हाँ जाके मैंने अगर ये दान किया है तो मेरी फोटो खींच दो। इनका मन होता है कि भाई हो रहा है, दान कर रहे हैं, ये वाली चीज होती है। लेकिन और ऐसे ही लोगों के नाम बन जाते हैं। आप आज अगर आप छत्तीसगढ़ जाओगे और बोलो कि मैं बाबा से मिलना चाहता हूं, बाबा के नाम पे ही तुम्हें घर पहुंचा देंगे। और यूपी में बाबा का नाम सबको पता है कौन है। यूपी में बाबा अलग है, छत्तीसगढ़ में बाबा अलग है, वही वाली चीज है। तो कई बार एडवर्टाइजिंग अपने आप हो जाती है, इनको हायर करने की जरूरत नहीं है। इनका पीआर ये लोग हायर नहीं करते, इनका पीआर अपने आप हो जाता है, क्योंकि इनके वो ना नेचर एक वैसा होता है, मतलब माउथ टू माउथ होता है इनका। वो माउथ टू माउथ होता है। लोग अपने आप ही इधर का उधर हो गई। फलाना गांव में कोई आया था,
उसने हमें इतना दान दिया। कौन था भाई, हमें भी बताओ। अपने आप ही हो गया, जरूरी नहीं है मुझे क्यों हायर करना है। तो तुम अगर दिल से साफ हो तो तुम्हारी पीआर अपने आप हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बैकफायर भी मार जाता है। बिल्कुल मार जाता है, बड़े लेवल पे नहीं हो पाता। तो क्योंकि मतलब अगर देखा जाए इस बात पे तो जैसे सिद्धू हैं, सिद्धू का नॉन चेहरे थे, तुमने उनके साथ भी काम किया है पंजाब में, वो इलेक्शन में खड़े भी हुए, सब कुछ हुआ, तो उनका पता है सबको, कोई वो इतने बड़े कैंडिडेट भी नहीं थे, ठीक है, पंजाब के लिए लड़ रहे थे, इतने बड़े भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सीएम की बात करूँ, वो जैसे आजकल असम के जो सीएम है वो बहुत हाईलाइटेड रहते हैं, क्योंकि उनके जो डिसीजंस है, उनका बोलने का तरीका वो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है। मतलब वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, वो डरते नहीं है किसी भी चीज़ से, ना वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ते हैं। उनको लगता है कि अगर ये जो चीज़ है वो ये है तो मैं ऐसे बोल दूंगा। वो डिप्लोमेटिक नहीं रहते। एंड मुझे पर्सनली वो लोग ज़्यादा पसंद है जो डिप्लोमेटिक नहीं है। ठीक, जैसे जयशंकर है, वो डिप्लोमेसी उतनी ही दिखाते हैं जितनी ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिखा देते हैं। तो ऐसे लोगों का भी तो पीआर हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टीज के ऊपर भी रहता है कि ऐसे कैंडिडेट्स को आपको ऊपर लेके आना चाहिए और खुद के क्या डिसीजंस होते हैं। हम मोदी को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत बोल्ड डिसीजन लेता है, ठीक है। जितना भी अगर 370 हो या फिर नोटबंदी हो, ये सारे डिसीजन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में लिए गए थे। मनमोहन सिंह ने बोला था कि हाँ ये होना चाहिए, बट बोल्ड डिसीजन नहीं थे। वो फर्स्ट किस में गए, इससे पूछ लेता हूँ, इससे कंफर्म कर लेता हूँ, अच्छा आप बताओ आपकी क्या राय है। मोदी आया, अरे मुझे नहीं पूछना भाई, हटाओ, बात खत्म। बोल्ड डिसीजन बहुत देखा जाए। मनमोहन सर जितना दिमाग वाला बंदा कोई पीएम नहीं बना आज तक, जितनी नॉलेज थी इकोनॉमिकली, तो वो ये क्योंकि यार जो एक्चुअली में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंडिया के अंदर वो लेके आए, लिबरलाइजेशन लेके आए, वो तो वही लेके आए थे 1990s के अंदर। उन्होंने ही ओपन किया था मार्केट को, उन्होंने हमारी देश की इकोनॉमिक सुधार दी थी। उस टाइम पे तो वो सिर्फ इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, तब किया था उन्होंने, काम तो बहुत किया, बट वो पपेट बन के रह गए। पपेट बन के रहेगा। और अगर आप बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, तो जी हाँ बिल्कुल, बहुत एक मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ना पता हो, चाहे फिर वो कॉमेडी लाफ्टर हो या फिर सबसे भी बड़ी बात वो एक क्रिकेटर रह चुके हैं। लेकिन क्यों वो आगे नहीं आ पाए, उसके पीछे भी रीजन है कि वो भले ही पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, लेकिन लोगों ने उनको सीएम नहीं बनाया। क्यों? रिलाय नहीं कर सकते हम उस पर। क्यों? कभी पार्टी चेंज कर देते हैं, अपनी बातों पे नहीं रहते। अच्छा आज बीजेपी की बुराई कर दी क्योंकि कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा, टिकट नहीं मिला मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं, आम आदमी पार्टी, मैं तो बीजेपी के मजाक कर रहा था। अरे टिके अपने वर्ड्स पे तो रहो, तभी तो अपनी आइडियोलॉजी को के साथ आगे बढ़ोगे तो लोग रिलाय करेंगे। रिलाय ही नहीं कर पा रहे कि यार मैंने इसको टिकट दिया है तो मेरा सगा नहीं है, कल को ये मेरी बुराई करेगा, छोड़ रहे इसको हटा, अच्छा तू करेगा ना, तेरे को ऊपर लाता हूँ। सिंपल ये चीज है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बिजनेस। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है आज की डेट में। जो चीज, जो सीट मुझे बिजनेस ला के दे सकती है, मेरा दबदबा बना देगी, वो ऊपर। और कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो तो वैसे भी अच्छा काम कर रहा है, वो बस ये है कि उसके ऊपर अब इतने बड़े राजा होने के बाद टीएस सिंहदेव को जरूरत नहीं है किसी पार्टी की, वो तो है। लेकिन पीछे कांग्रेस का थप्पा लगा हुआ है, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो फायदा किसका हो रहा है? कांग्रेस का हो रहा है। तो यार हमने एक्चुअली में काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, और ये भी हमने जान लिया है कि किस तरीके से जो पीआर एजेंसी होती है वो पॉलिटिक्स में काम करती है। तो ये तो हमने जान लिया। तो अब ये बताइए यार इसका फ्यूचर क्या है, मतलब क्या लगता है, क्योंकि एआई आ गया है, तो क्या लगता है एआई कितना प्रभाव डाल सकता है तुम्हारी इंडस्ट्री के अंदर? हमारी इंडस्ट्री में एआई का रोल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है फोटो तो नहीं खींच पाएगा, एआई से फोटो तो नहीं खींच पाएगी। तो ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से एआई कब्जा ही कर लेगा, बट हाँ जैसे कुछ टाइम पहले आज तक ने अपना एक एंकर ही क्रिएट कर दिया था एआई से, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एक जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं चला गया, बट ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर आज भी लोग पढ़ते नहीं है, उसकी ऑडियंस है जो फिक्स है तो फिक्स है। ऐसे ही अब न्यू मीडिया है जिसने टीवी पे थोड़ा सा डाला, हर एक के हाथ में फोन है, डिजिटल मीडिया जो है वो एक न्यू मीडिया है। लेकिन जो टीवी की ऑडियंस है वो है, भले ही हम घूमते फिरते न्यूज़ कहीं पे भी देख सकते हैं आज, बट जो टीवी की ऑडियंस है वो है। ऐसे धीरे धीरे अगर एआई आएगा भी तो इफेक्ट तो वो ऑब्वियसली वो इनिशियली वो इफेक्ट डालेगा, बट जो ऑडियंस है वो फिक्स है और वो रहेगी। और रहे बात की एम्प्लॉयमेंट की, तो हाँ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे सब हो सकता है। तो इट्स बेटर कि अब भी लोगों को ये समझ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं तो लॉकडाउन के बाद ही लोगों को ये समझ आ चुका है कि
हमें अपनी स्किल्स पे कितना ज़्यादा काम करना है। और आगे जैसे जैसे AI आएगा और पूरा रोबोटिक्स चीज़ें हो जाएंगी तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि कैसे हमें हमारी स्किल्स पे काम करना है, रेदर देन कि कोई आके हमारा काम छीन रहा है, हम कैसे अपना काम बढ़ा सकते हैं उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, रेदर देन कि AI आ गया तो अब हमारा काम क्या, अब हम क्या करेंगे। भाई तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें करने को, तुम अगर सिर्फ फोटोग्राफी से काम नहीं चल रहा है तो वीडियो एडिटिंग सीखो, एडिटिंग में AI सीखो, AI ही सीखने बैठ जाओ। AI सीखने के लिए भी, उसको ऑपरेट करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी कभी भी तुम्हारी जगह ले लेती है। एट द एंड वो टेक्नोलॉजी है और इंसान की जगह कोई भी मशीन नहीं ले सकती, तो कोई इतना बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। चलो बढ़िया, अगर ऐसा होता है तो अच्छा। चलो इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ करते हैं कि ये होता है कि यार फ्यूचर क्या लग रहा है इंडिया की पॉलिटिक्स का, क्योंकि तूने बहुत करीब से देखा है, प्लस तुम्हारी मीडिया इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि आजकल यार बॉलीवुड देखा है। तो चल बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड में क्या ऐसा दिख रहा है कि यार बॉलीवुड क्यों फेल होता जा रहा है, जबकि साउथ की मूवीज़, क्योंकि अगर देखा जाए इलॉजिकल तो भाई वो भी हैं, ठीक है। कोई अगर मैं KGF की बात करूँ, ये करूँ, बाहुबली की भी बात करूँ, तो भाई उन्होंने भी ऊट पटांग चीज़ें दिखाई हैं। RRR की मैं भी कर रहा हूँ, उन्होंने ऊट पटांग चीज़ें दिखाई हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम बॉलीवुड से देखते हैं तो हमें डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते? हम वो इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि बॉलीवुड कॉपी करता है और साउथ अपना चीज लेकर आता है। मतलब साउथ ये मान चुका है कि, सच बताऊं तो एक तरह से बात वो हो जाती है ना कि पहली चीज कौन लेकर आ रहा है। तो ठीक है, अगर साउथ ने कोई ऐसी मजाकिया चीजें बनाई भी हैं तो उनको गर्व है कि भाई हमने कहाँ से थे और कहाँ से उठ रहे हैं। वो अपनी चीजों पे काम कर रहे हैं, रेदर देन वो अपनी स्टोरी को ही आगे लेकर आते हैं। एक तो मेरे को ये भी लगता है कि यार वो ना अपने हीरो को जो अपनी मूवीज होती हैं उनको लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, कि प्राउड दिखाते हैं कि यार भव्य मूवी है, बहुत बड़ी मूवी है। बॉलीवुड आज भी, मतलब मेरे को कई बार क्या लगता है ना कि यार तू इंडिया मीडिया इंडस्ट्री के अंदर है, बॉलीवुड कई बार क्या करता है कि कनेक्शन नहीं बना पाता है। बॉलीवुड की जितनी भी हम वेब सीरीज देख लेते हैं, मैं बॉलीवुड की नहीं बोलूँगा, लेकिन नॉर्थ साइड में जितनी भी वेब सीरीज आ रही, चाहे असुर हो, पाताल लोक हो, और भी फैमिली मैन हो गई, ये सब लोग इनसे कनेक्ट कर जाते हैं। क्योंकि यार कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म पे ये तो हो गया है कि यार जो ऑडियंस है हमारी नॉर्मल आम जनता वाली है। बॉलीवुड क्यों ये बात समझ नहीं पा रहा है? क्योंकि बहुत टिपिकल हो गया, बॉलीवुड में क्रिएटिविटी नहीं बची है। लव ही है। मतलब एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों प्यार होएगा, एक विलन है जो लड़ेगा झगड़ेगा, हीरो को कभी कुछ नहीं होएगा, वो कितना ही पिट जाएगा लेकिन एट द एंड वो विलन को मार, मतलब कैरेक्टर का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ढंग से बॉलीवुड कर नहीं पा रहा है। और बॉलीवुड के अंदर एक ही कमी आई कि वो रिपीटेड चीजें कर रहा है, रिपीटेड। आई गेस अगर स्टोरी नहीं लेकर हीरो की भी बात करो तो विलन नहीं है कोई ढंग का। जैसे जो पुष्पा मूवी थी, अब चाहे कोई सी भी मूवी, यार साउथ की मूवीज के अंदर एक चीज़ तो है, हरासमेंट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, लड़कियों की हरासमेंट को करते हैं। चाहे उनके पेट के ऊपर वो काटना हो गया, कमर को देखना हो गया, करते हैं। एंड लोगों ने चलो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक है, बट अगर हम उसकी बात करते तो वहाँ के लोग ने काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया है। बट ये देखा मैंने कि विलन जो है ना, वहाँ पे दिखाया जाता है कि विलन भी पावरफुल है। बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर विलन तो होता ही नहीं है, मतलब हीरो है तो किसके अगेंस्ट में? हीरो का तो यही होता है ना कि कोई विलन होगा। बात यह है ना कि साउथ की जो मूवीज होती हैं वहां पे आप इसलिए कनेक्टेड फील करते हो बिकॉज जो गुंडा है वो एक्चुअली में गुंडा दिखता है, वो गुंडा लगता है। यहाँ पे क्या है, विलन कौन है? बड़ा अच्छा खासा बिजनेसमैन है, बहुत अमीर है तो विलन है, गरीब है तो हीरो है। एक वो दिमाग में वही बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो गांव से उठा है वो कैसे अमीर हो गया अचानक? गुंडई दिखाओ तो सही, रूट लेवल क्या है उसका। रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉलीवुड कभी भी रूट पे काम नहीं करता। बस एक वो जैसे करण जौहर की मूवीज आती हैं, अमीरी अमीरी अमीरी, अरे भाई कहाँ है ऐसे स्कूल, हमें दिखाओ, कहाँ है ऐसे कॉलेज, हमें तो नहीं मिल रहा ऐसे। तो रेदर देन शो ऑफ करने के बजाय अगर हम रूट्स पे काम करें, नहीं तो जैसे पहली पिक्चरें थी तब होते थे विलन, तब हीरोज भी होते, तब डिस्क्रिमिनेट करना भी इजी होता था कि हाँ ये विलन है, हाँ ये हीरो है। अभी तो हीरो, सबसे बड़ी बात, हम विलन का जो फेस लेते हैं ना, हम विलन का फेस भी हीरोइक फेस लेते हैं। तो उस वजह से हमारा डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार हम किसको पसंद करें। ठीक है, जो चले आ रहे हैं हीरो हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है,
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई विलन है, हर कोई हीरो है, तो लगता है कि हाँ विलन की लुक्स ज्यादा ध्यान देते हैं लुक्स पे, ना कि उसकी आइडियोलॉजी। हाँ बिल्कुल, विलन की आइडियोलॉजी। जैसे अगर मैं असुर की बात करूँ तो असुर में काफी लोगों ने शुभ को इसलिए पसंद किया क्योंकि लोगों को उसकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी फैसिनेटिंग लगी। तो यही चीज है। अब ये तो ठीक है, बट कहीं देखो ये नहीं लगता कि अब क्योंकि बॉलीवुड दो ही टाइप की मूवीज बना रहा है, यहाँ तो वो तुम्हारी मूवीज बनाएगा ऐसी जो कि आम ऑडियंस उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाए, एंड कुछ ऐसी मूवीज बनाएगा जहाँ पे ओवर ज्ञान ज़्यादा दे देते हैं, जैसे आर्टिकल जो 51 आई थी। एंड मतलब आजकल ऐसी मूवीज आ रही हैं जहाँ पे ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है, एंड लोग प्रेफर करते हैं मूवीज़ को एज ए एंटरटेनमेंट देखना। साउथ ये नहीं करता, साउथ ज्ञान नहीं देता है। ये चीज़ मेरे को उसमें दिखी है कि वो मूवी को एंटरटेनमेंट की तरह लेता है कि भाई एक स्टोरी है जहाँ पे एक हीरो है, एक लड़की है, एक विलन होगा, और वो बनाई जाती है मूवी सीटी मारने के लिए कि सीटी वाले मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पे। देखिए पता है क्या होता है ना, कोई चीज कब उठ रही है वो उस टाइम का क्या बोलते हैं, उस टाइम जोन में फिट हो रही है या नहीं हो रही है। बॉलीवुड जो चीज साउथ आज कर रहा है, अगर हम टेक्नोलॉजी हटा दें तो साउथ की जो पहले मूवीज बनती थी उनका हम एज अ मजाक के तौर पे उन मूवीज को यूज करते थे कि देखो कैसी बना रहे। बॉलीवुड को हमने कभी मजाक के तौर पे नहीं, आज हम बॉलीवुड का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि अब वो क्या बोलते हैं ना, एक लिमिट आ जाती है। एक टाइम के बाद आप ग्रो, अमेजन के शेयर्स आप खरीद लोगे तो आप नुकसान में जाओगे। क्यों? ना वो बढ़ेंगे ना वो कम होंगे, वो उनका पीक हो चुका है। उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना मतलब कि आपका पैसा रुक गया है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसी ही बॉलीवुड की पोजीशन हो गई है कि अब वो उस पे आ गई है ना कि वो अब रुक गई है। अब उनको पता ही नहीं चल रहा हम नया क्या लेकर आए। साउथ क्या है, साउथ में अभी भी बहुत कुछ बचा है नया दिखाने को। ऐसा क्यों? मतलब क्या नए जो राइटर्स हैं उनकी कमी है? क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता। राइटर्स तेरे कॉलेज से भी निकले होंगे, डायरेक्टर्स तेरे कॉलेज से निकले होंगे, नया कुछ सोच नहीं पा रहे। हमारा जो दायरा, एक सोच का दायरा है ना, हमारा दायरा तो नए वालों को वो नहीं दे पा रहे, जगह नहीं दे पा रहे। नए वालों को तो हम कह रहे जगह दे ही नहीं रहे हैं। जो चल रहा है उसी को हमें चलते रहने देना है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हम उस चीज को तो अभी भी बॉलीवुड में भी अच्छे खासा फॉलो करते हैं। यार रणदीप हुड्डा अगर मैं देखूं, रणदीप हुड्डा कितना फाइन एक्टर है, मतलब इतना फाइन एक्टर है, लेकिन उसको या तो साइड रोल दे देंगे जो बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम मूवीज होती है, या तो कम। जैसे अगर मैं देखा सलमान खान की जितनी मूवी उठा के देख लो, अभी जितनी किक आई थी उसमें भी वो साइड रोल में था। फिर सलमान की दूसरी मूवी भी आई थी जिसमें वो बना था, क्या थी वो, जिसमें वो पहलवान बना था, दंगल नहीं, सुल्तान मूवी थी। तो सुल्तान के अंदर भी उसको एक छोटा रोल दे दिया क्योंकि पता था कि ये भाई एक तो ये अपने एक्सेंट में बात कर रहा है, हरियाणवी एक्सेंट में, ये ले जाएगा, ऑडियंस ले जाएगा। लेकिन क्या नाम के लिए रख दिया? क्योंकि देखा जाए इतना फाइन एक्टर है फिर भी काम नहीं मिल पा रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे राजा के बेटा राजा इतना ज्यादा हो गया है कि भाई मुझे लगता है सुल्तान मूवी में सलमान खान के बजाय अगर उस टाइम पर भी हम रणदीप हुड्डा को मेन स्ट्रीम में रख लेते तो शायद वो ज्यादा, क्योंकि अगर आप लोग ये देखो कि वो बायोपिक करने लायक है या नहीं, तो उसकी एक मूवी आई थी, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान चला जाता है और फिर उसकी बहन जो है उसको कहीं ना कहीं लेकर सर्वजीत में जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन था, जो उसकी एक्टिंग थी, तो ही इज अ ग्रेट एक्टर। बट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि बस जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है। अब ये किसी की भाई किसी की जान, क्या मूवी है, मतलब कोई मूवी ही नहीं है, बिना सिर पैर की मूवी है, लेकिन फिर भी बस हमें उनको मेन स्ट्रीम में रखना है। तो ये तो देख गड़ तो उस वजह, और साउथ कभी भी इन चीजों पे काम नहीं करता कि हाँ भाई प्रभास चल रहा है तो प्रभास को ही रखेंगे। जितने उनके साइड रोल एक्टर्स हैं उनकी भी आप देखो तो उनकी भी इंडिविजुअल मूवीज बनी हुई है। साउथ में उनको भी इंडिविजुअल मूवीज में रखा है, उनका भी इंडिविजुअल विलन। पुष्पा, चलो आप पुष्पा की बात कर रहे थे, तो पुष्पा का जो विलन है वो हमेशा साइड रोल्स में आया है, वो हमेशा कॉमेडी रोल्स करे, लेकिन पुष्पा में कितना एज अ विलन आया है वो। तो भाई साउथ जो है ना हर एक को इक्वल लेके चलता है, कब किसका कौन कहां निखर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बॉलीवुड में एक हाइप हो गया कि नहीं, हीरो तो मतलब ये, विलन तो मतलब ये, साइड रोल तो मतलब ये। यार हमने आज काफी सारी बातें करनी है इस चीज को लेके, तो फाइनल रिमार्क जो अपने ऑडियंस को देना चाहोगे, एंड बस फाइनल रिमार्क दे दो यार, क्या लगता है कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? मेरा बस यही है कि कोई भी इंडस्ट्री छोटी या बड़ी नहीं है, आप लोगों को मीडिया इंडस्ट्री में आना है,
काम करना है तो आप बिल्कुल कीजिए। कैलिबर के अकॉर्डिंग आपको पे भी मिलेगा और आप कल को जाके रिच पीपल, आपका उन रिच पीपल्स में नाम भी आ जाएगा। तो ये कह देना कि नहीं यहाँ पे पैसा कम है, इस इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। जितना आप मेहनत करोगे उतना हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। हाँ, कम टाइम में ज्यादा टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता, सब आपकी मेहनत के ऊपर है, मेहनत करते रहिए। चलो तो यार काफी टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इससे पहले यार जाने से पहले मैं ये बात बोलूंगा कि यार अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ के साथ मैं इनका इंस्टा हैंडल भी डाल दूंगा, तो इनको भी जाके फॉलो कर लेना। अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप इनके साथ नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड ऐसे ही कई सारी बातें भी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए